Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are here to start with another chapter of Business AS 9609. So this chapter is basically about capacity utilization, but it is from the section of operation management. And the name of the chapter that we have is capacity utilization and outsourcing. So in the beginning of this section, I have already explained you what is meant by operations management. So let's directly talk about what this chapter actually refers to. So basically, the name of the chapter is capacity utilization and outsourcing. Capacity is basically the ability, right? Ability यानी कि कितनी एबिलिटी है आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की, कि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, राइट? सो आई कैन से दैट इफ आई टॉक अबाउट कैपेसिटी, आई एम टॉकिंग टू द मैक्सिमम output that a business can produce in a given time period. सो बेसिकली दिस इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि आप अपने जितने आप आउटपुट्स एक्चुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं उतने प्रोड्यूस कर भी रहे हैं, यानी कि आप उसको सही से यूटिलाइज रिसोर्सेज को कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम आउटपुट को रीच कर सकें या नहीं. देन वी हैव अनदर टर्म एज वेल, दैट इज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग इज बेसिकली कि जब आप किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं या थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट करते हैं टू प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर प्रिसाइजली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सो आई कैन से दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन capacity utilization basically shows how much of the capacity is actually being used. कितनी जो आपकी कैपेसिटी है वो असल में आप कितनी उसको यूज कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज. तो मीन्स अगर हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी calculate it? Do we have some sort of formulas or something? Yes, we do have some formulas. We basically have a formula to calculate. That means current output, यानी कि जितना आपने output produce किया वो उसको आप divide करेंगे with the maximum capacity, यानी कि इतना आप produce कर सकते थे. ठीक है, तो आप उसको divide किससे करते हैं? Maximum capacity से, and then you multiply it by 100. That will provide you the answer to capacity utilization. ऑलराइट, मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड करंट आउटपुट इज बेसिकली दैट हाउ मच यू हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. दैट इज व्हाट इट रेफर्स टू. All right. So we were basically discussing कि maximum capacity utilization का formula क्या होता है. So the formula is current output
दैट मीन्स द आउटपुट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो आउटपुट, एंड दैट इज सपोज टू बी डिवाइडेड विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। दैट मीन्स आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी एबिलिटी है आपकी फर्म में, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन करने की, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने की, उससे आप डिवाइड कर देते हैं, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 100। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी दैट अ फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग 800 यूनिट्स whereas their ability to produce was 1000 units, ठीक है? तो then we multiply it by 100, so we get 80%. Is that clear? Is that clear how we have discussed about the formula for capacity utilization? You guys can show me a thumbs up, और अगर कोई question, कोई query है, so let me know in the chat box. All right, let's move to the next one. दैट मीन्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एग्जामिनर कुड आस्क यू टू आइदर डिफाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, or they could give you some sort of calculation based question and they could ask you to calculate the capacity utilization rate. ठीक है, तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा। दैट इज वाई इट इज important for you to learn the formula. I will try to provide you a worksheet that includes all the formulas that we have. वैसे तो हमारे सिलेबस में कोई इतने ज़्यादा formulas नहीं थे, but I will try to provide it to you. So it would be easier तुम लोगों के लिए कि आप लोग उसको जो है वो easily learn कर लें, ठीक है? Now let's move ahead with why are we learning this concept? ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ के क्या ऐसा हो जाएगा, या फिर आई वुड से कि सिंस वी आर लर्निंग दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? ठीक है, दैट मीन्स के मिस व्हाट इफ वी हैव हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, अगर हमारी कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा है, इफ़ वी हैव अ हायर और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन्स, दैट मीन्स, अच्छा सबसे पहले तो मैं और इसको डिटेल में बता दूं कि हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रेट का मतलब ये है कि हायर इट इज सपोज टू बी क्लोज टू 100%। ठीक है, द रेट इज सपोज टू बी क्लोज टू 100%, then we are going to consider that yes, your capacity utilization rate is higher। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट ज़्यादा है, दैट मीन्स इट्स क्लोज टू 100%, दैट सिंपली मीन्स और इट इंडिकेट्स कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो लो है। लो एवरेज फिक्स्ड cost. Your average fixed cost is low if you are having high capacity utilization rate. That means कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आपको ऑब्वियसली आपकी कोई ना कोई एक्सपेंसेस तो हो रहे होंगे, बट सिंस यू आर मतलब यू आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट 100% थिंग, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी आप पूरी उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं इस कैपेसिटी, तो फिर उससे क्या होगा? उससे आपकी कॉस्ट जो है वो इजीली डिवाइड हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम आएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर। देन व्हाट एल्स कुड हैपन? आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि 100% या फिर क्लोज टू 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेट्स दैट द कंपनी और द वर्कर्स और द फैक्ट्री इज वर्किंग एफिशिएंटली। इसको हम कहते हैं higher efficiency. We call it higher efficiency. Okay. Then if you have a higher efficiency, you are able to use 100% of the capacity। इससे आपकी ब्रांड इमेज भी क्या होगी?
इनहैंस होगी। ब्रांड इमेज यानी कि कंपनी की जो अपना पर्सपेक्टिव होता है कस्टमर की नज़र में, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ब्रांड इमेज क्या होगी? इनहैंस होगी, इम्प्रूव होगी कि हाँ दिस कंपनी इज नॉट wasting resources. And when I say resources, I do not connect that point to the raw materials or to the finance only, but I actually try to indicate the time as well. टाइम भी बहुत ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, और पैसे फिर भी आप वापस लेकर आ सकते हैं, रॉ मटेरियल्स फिर भी आप वापस लेकर आ सकते हैं, बट ये जो टाइम होता है दिस इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग बैक, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स कि अगर हमारे पास हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ रही है तो उसके इन शॉर्ट क्या इम्पैक्ट्स होंगे। ठीक है, दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ हैविंग हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। नाउ लेट्स डिस्कस कि हाई में तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या हमारे इम्पैक्ट्स होंगे। व्हाट इफ वी हैव लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ठीक है, अगर हमारे पास लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो फिर क्या सिनारियो है? ठीक है, जब बेटा हमारे पास लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा तो हमें याद रखना है कि इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। इसके अलावा हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ऊपर क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे थे, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट आ रहा था हमारा, इसी वजह से हमारी लोअर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रही थी। बट राइट नाउ सिंस वी हैव लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, तो हमारी हायर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, देन लोअर प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी जब कॉस्ट इनहेंस हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो फिर दिस इज सो ऑब्वियस कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ इट। इन केस इफ देर इज एनी क्वेश्चंस, द चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, अभी मुझे ज़रा थम्स अप शो कर दें इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, and let me check the chat box as well. ये हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का अगर रेट पूछ रहे हैं तो दैट इज सपोज टू बी क्लोज टू 100, एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर दैट वन कि अगर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है तो उसका क्या हमारे पास रेट होगा, यानी कि क्या पर्टिकुलर रेट होगा, जैसे अभी मैंने क्लोज टू 100% बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ इट इज बिलो 80, ठीक है, इफ इट्स लेस देन 80%, देन वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट यू आर नॉट और योर कंपनी इज नॉट एबल टू वर्क एफिशिएंटली और यूटिलाइज दोज प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ठीक है, इसको हम और इजी करने के लिए और लिख देती हूँ मैं आगे बातें, लेकिन अभी अगर आपके क्वेश्चन को मैंने रिस्पॉन्ड सही से कर दिया है तो प्लीज मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा, अब देखो, लुक इफ इट्स 100% और क्लोज टू 100%, ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि अगर वो, इसको भी और हम प्रिसाइज कर देते हैं कि इफ इट्स गोइंग 80 to 90%, दैट मीन्स कि ये आपकी क्या है, 100%, या फिर आप एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं दैट दिस इज समथिंग हेल्दी इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इफ इट इज बिलो 80%, अगर वो 80% से कम है, सो वी कंसिडर इट लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, दैट मीन्स आपने बहुत सारा अपना सामान, अपनी बहुत सारी रिसोर्सेस को आप ऐसे ही या तो फारिग छोड़े हुए हैं या फिर आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। देन इफ यू गेट द आंसर दैट इज बिलो 50 to 60%, अगर 50 to 60% से कम आपका आंसर आ रहा है, दैट मीन्स नाउ यू नीड टू टेक थिंग्स सीरियसली।
क्योंकि आप बहुत ही सीरियस अंडर यूटिलाइजेशन में है। इसको हम क्या कहते हैं? सीरियस अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? If you need to write it down somewhere, please note it down. These details are important for you all. Shall we proceed towards the next concept? बस एक सेकंड रुक जाए, लिख। Okay. Once you are done, let me know so we can proceed, okay? Okay. Let's move towards the next thing, that is the benefits and the drawbacks of working at full capacity. यानी कि अगर आप 100% capacity को utilize कर रहे हैं, so what could be the benefits of it and what could be the drawbacks of it? ठीक है, so let's start with the benefits of working at full capacity. That means 100%। ठीक है, 100% और 80 to 100%। अब तो हमें ये याद रहेगा ना, अभी जो मैंने ऊपर सिखाया है उसके बाद। अच्छा, सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास ये आ जाएगा, दैट वी विल बी हैविंग लोअर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। वही चीज के एवरेज, यानी कि हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे, हायर प्रॉफिट्स। ठीक है। अच्छा, जब भी हम 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इट इज सो ऑब्वियस कि अगर हमारा सामान बिक रहा है तभी तो हम कर रहे हैं ना इतना प्रोड्यूस। अगर हमारा सामान नहीं बिक रहा होता तो हम उसको प्रोड्यूस ही क्यों करते? ठीक है, तो हम उसको प्रोड्यूस ही क्यों करते? इसी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर आपका 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, दैट शोज स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इट शोज स्ट्रॉन्ग डिमांड। लेटर ऑन आप ये भी बता सकते हैं एम्प्लॉयज के परस्पेक्टिव से, दैट इफ दे आर प्रोड्यूसिंग 100% और इफ दे आर यूटिलाइजिंग 100% ऑफ द कैपेसिटी, they will be happy about it, they will feel secure about it, they will feel proud about it, or they will be satisfied from their job. Okay, even that is what you can write. So I'm just going to write in a very small or precise way कि employees may feel proud and secure। ठीक है, एम्प्लॉयज प्राउड फील करेंगे और सिक्योर फील करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव सम ड्रॉबैक्स एज वेल। अब ड्रॉबैक्स किस चीज के? अभी जब हमने बेनिफिट्स लिखे थे ऑफ यूटिलाइजिंग 100% ऑफ द कैपेसिटी, सो नाउ वी हैव सम ड्रॉबैक्स एज वेल। अब ये ड्रॉबैक्स किस चीज के? ड्रॉबैक्स ऑफ यूटिलाइजिंग 100% कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? इसमें हम सबसे पहला ड्रॉबैक जो कंसिडर कर सकते हैं वो ये होगा, दैट द एम्प्लॉयज, या फिर आप ये कह लें कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो बहुत कम होगी। सो वी कैन से लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप बैक टू बैक सिर्फ काम किए जा रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम के आप जो है वो रुक जाएं। बस आपने प्रोडक्शन करनी है तो आपने 100% यूटिलाइज करनी है। ठीक है, और याद रखो जब आपकी मशीन हर वक्त चल रही है, पूरा पूरा दिन चल रही है, जो जितने आपके वर्किंग आवर्स हैं उस पूरे वर्किंग आवर्स में वो
चल रही है, तो फिर डू यू थिंक देयर विल बी अ टाइम टू मेंटेन और डू सम सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस विद दैट मशीन और ऑन दैट मशीन? ऑफ कोर्स नॉट, टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, नो टाइम। सबसे पहले तो हम लिखेंगे नो टाइम फॉर मशीन मेंटेनेंस। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि मशीन चलते चलते बंद भी हो सकती है। ठीक है, जो कि बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालेगा हमारी प्रोडक्शन पे या फिर प्रोडक्शन लाइन पर। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर चल रही हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जैसे हमारे एम्प्लॉयज क्या थे, खुश हो रहे थे ना कि हमने इतनी सारी प्रोडक्शन कर दी और हम 100% यूटिलाइज कर रहे हैं कैपेसिटी को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो ऐसा सोचें कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, हम क्या सिर्फ काम ही करते रहेंगे, हमारे पास तो कोई ब्रेक ही नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, तो हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो एम्प्लॉय है, हो सकता है वो स्ट्रेस हो जाए, वो अच्छा फील ना करे। ठीक है, और डाउन टाइम। ठीक है, वो फील करे कि यार मैं तो बस हर वक्त काम ही करता रहता हूँ, यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंड देन ओके, एंड देन देखो, हम हमारी 100% कैपेसिटी थी, लेट्स सपोज कि हमारी जो कैपेसिटी 100% जिसको हम कह रहे हैं वो थी टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। ठीक है, हम वो 1000 यूनिट्स क्यों हमेशा प्रोड्यूस कर रहे थे? बिकॉज वी नो दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड। वॉट इफ ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास वन सॉरी 1500 यूनिट्स की डिमांड आ गई? ठीक है, टोटल डिमांड, अगर टोटल डिमांड हमारे पास 1500 यूनिट्स की आ गई, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? बिकॉज हमारे पास तो सिर्फ 1000 यूनिट्स का ही स्पेस है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं नो स्पेयर कैपेसिटी फॉर सडन ऑर्डर्स। जो अचानक ऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है, कोई कैपेसिटी, कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, नो स्पेयर कैपेसिटी फॉर सडन ऑर्डर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल, वी विल लूज आवर कस्टमर्स। ठीक है, जल्दी से मुझे थम्स अप शो करके बता दें इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फार, एंड इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, द चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। वहां पे मुझसे सवाल पूछें एंड आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। ओके, आई बिलीव सबको जो है ये पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि भाई अगर हम 100%, पहले तो हमने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। लेटर ऑन वी लर्न के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर दैट आई टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मूला। एंड लेटर ऑन आई टोल्ड यू कि कितने से कितना परसेंट आए तो हम उसको क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। अगर 80 से 90 आ रहा है तो हम उसको 100% या फिर हेल्दी कंसिडर करेंगे। If it's below 80%, we'll consider it low capacity utilization. And if it is less than 50 to 60%, तो फिर that is considered to be underutilization. ठीक है, नाउ देर इज अ क्वेश्चन, और उसके बाद खैर हमने फिर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी पढ़े। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है, जब मैंने ऊपर अंडर यूटिलाइजेशन के बारे में बताया, विच मीन्स कि आप कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट ऑपरेटिंग बिलो फुल कैपेसिटी। यानी कि पूरी कैपेसिटी अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, सो व्हाट? ठीक है, यानी कि पहले तो उसको हम कहते क्या है। देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और टू मैच दैट फुल कैपेसिटी लेवल, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में एक्सेस कैपेसिटी है। क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है।
ठीक है, आपकी कंपनी में एक्सेस कैपेसिटी है। अब ये एक्सेस कैपेसिटी होती क्या है, हम इसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो एक्सेस कैपेसिटी बेसिकली ये होती है कि जब बिजनेस, व्हेन द बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग, जब बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा हो, इज प्रोड्यूसिंग बिलो इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, प्रोड्यूसिंग बिलो इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, विच मीन्स कि वो अपनी रिसोर्सेस को अनयूज्ड छोड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपनी रिसोर्सेस को अनयूज्ड छोड़ रहा है। ठीक है, अनयूज्ड रिसोर्सेस। इज दैट क्लियर? आपको ये समझ आ रहा है कि व्हाट एक्सेस कैपेसिटी रेफर्स टू? अगर ये समझ आ रहा है देन वील मूव अहेड। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट और दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी नो, तो फिर पहले हम इसको क्लियर करेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड। You guys can show me a thumbs up. That would indicate whether I should proceed. ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो हमारे पास ना कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, यही वाला पॉइंट समझना है एक बार और आमना। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमारी एक्सेस कैपेसिटी वाला पॉइंट है, राइट? ओके, अच्छा, अब ये जो एक्सेस कैपेसिटी की बात है, दैट मीन्स कि अगर आप फुली अपनी कैपेसिटी को नहीं यूज कर पा रहे हैं, यानी कि आप 100% अपनी जो एबिलिटी है या तो कुछ प्रोड्यूस करने की या कोई काम करने की, वो आप 100% नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेटा बिलो फुल कैपेसिटी। और बिलो फुल कैपेसिटी को हम कंसिडर करते हैं एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है, वी कंसिडर इट एक्सेस कैपेसिटी, विच मीन्स कि बिजनेस प्रोड्यूस जो कर रहा है, यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन उसके मैक्सिमम तक नहीं जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंपनी है वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती थी। ठीक है, पर वो 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा था? 80%। दैट मीन्स इट्स फाइन, इट्स नॉट बैड। बट यस, अगर वो कंपनी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती थी, यानी कि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की थी, और वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बजाय 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट मीन्स नाउ इट्स अनयूज्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो बाकी नंबर बचा है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, जो जो ये यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते थे, इनकी रिसोर्सेज क्या हो रही हैं? वेस्ट हो रही हैं, इनकी रिसोर्सेज जाया हो रही हैं। इज इट क्लियर नाउ? ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस फॉर इट, कि अगर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। द सॉल्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटे? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कहते हैं कि जब आपका, देखो शॉर्ट टर्म होता है विद इन द ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं? विद इन द ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, विद इन द ईयर अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं इस चीज का कि आप एक्सेस कैपेसिटी को कैसे फिक्स कर सकते हैं, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। कि सबसे पहले तो यू मस्ट हैव योर इन्वेंट्री इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जिसको हम कहेंगे बिल्ड अप इन्वेंट्री। ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो से कि आप, हो सकता है कि आप जो है वो 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे अभी मैंने जो सिनेरियो समझाया उसमें आप 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बाकी जो आपके पास 60% की रिसोर्सेज बची, यानी कि 60% यूनिट जो प्रोड्यूस हो सकते थे, उसकी जो रिसोर्सेज बची आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो बजाय उसको वेस्ट करने के आप क्या करें? यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। ठीक है, आप दूसरी प्रोडक्ट्स बनाएं, आप उस रिसोर्स को दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने में लगाएं। ठीक है, मेक अदर प्रोडक्ट्स। इफ इट्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ मशीनरी,
अगर आपकी मशीनरी इतनी एफिशिएंट है कि वो आपके लिए दूसरी या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकती है, सो आई बिलीव कि आपको उस तरफ जाना चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। ठीक है। देन अगर आप नहीं यूटिलाइज कर पा रहे अगेन 100% कैपेसिटी, दैट मीन्स कि आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर आ रहा है, आप उसको भी 100% नहीं यूटिलाइज कर रहे। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए या तो हम रिड्यूस कर दें, क्योंकि देखो लेबर हमारे पास बैठा हुआ है, फारिग बैठा हुआ है। ठीक है। अब अगर वो फारिग बैठा हुआ है तो क्या करूं मैं? उसको ऐसे ही तो नहीं कोई भी काम दे सकती, या घर का काम तो नहीं लाके दे सकती, क्योंकि वो फारिग बैठ के ना, सिर्फ वो ऐसे ही नहीं फारिग बैठा है, वो मेरी कॉस्ट बढ़ा रहा है। ठीक है, मेरा सैलरी एक्सपेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? या तो मैं स्टाफ के आवर्स यानी कि वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दूंगी, रिड्यूस स्टाफ आवर्स। ठीक है। और अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर कर लूं। तो मैं पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर कर लूं, पार्ट टाइम वर्कर्स को अपॉइंट कर लूं। ठीक है। दिस इज व्हाट आई वुड प्लान, एंड दीज आर सम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, everyone. Is it clear to all of you? Any questions? किसी के भी एंड से कोई भी सवाल अगर जहन में आ रहा है, प्लीज गो अहेड, आस्क मी वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। ठीक है, कि अब अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी? अभी तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे ना, कि शॉर्ट टर्म में हम एक्सेस कैपेसिटी को कैसे फिक्स कर सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स और द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहला जो सॉल्यूशन आ सकता है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट color so you guys could remember, I believe. Okay, this is what we call rationalization. ठीक है, we call this rationalization. Please keep on writing down or making the notes. ठीक है, अब ये रैशनलाइजेशन होता क्या है? रैशनलाइजेशन कहते हैं बेटा कि जब बिजनेस रिड्यूस, लाइक आई कुड से व्हेन अ बिजनेस रिड्यूसेस इट्स सेल्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, और वो क्यों रिड्यूस करता है अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन? वो इसलिए रिड्यूस करता है ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, राइट? उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो वो क्या करता है, वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है। ठीक है, व्हेन अ बिजनेस रिड्यूसेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, या फिर ऑपरेशंस भी कह सकते हैं आप, इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन में अगर आपको कॉस्ट कट करनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप रैशनलाइजेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट नाउ देयर कुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मिस, अगर हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो व्हाट आर द वेज टू डू दिस थिंग? ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रैशनलाइजेशन कहते हैं जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को प्रिसाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि अगर आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आप जो हैं अब वो अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को और कम कर दें। ठीक है, लेकिन अब वो हम कम करेंगे कैसे? या तो ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेज। ठीक है, इसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं क्लोजिंग अ फैक्ट्री। कोई फैक्ट्री आपने अपनी बंद कर दी, क्योंकि वो फैक्ट्री
कि बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी, ऐसा नहीं कह रहे, ना ऐसा कहा जा रहा है कि आपने पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर दिया। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू आर जस्ट क्लोजिंग वन फैक्ट्री, ठीक है, और यू कैन स्टिल फोकस ऑन शटिंग डाउन दोज डिपार्टमेंट्स विच आर नॉट मेकिंग यू प्रॉफिट, ठीक है, शटिंग डाउन अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई एसेट रखे हुए हैं विच यू आर नॉट यूजिंग, द एसेट्स दैट आर नॉट इन यूज, तो आप उनको भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेलिंग अनयूज्ड मशीनरी। तो मिस अगर हमने उसको सेल आउट कर दिया तो उससे क्या होगा? उससे हमारी जो स्टोरेज कह लो या स्पेस जो हमारा ऑक्यूपाई हो रहा है वो कम ऑक्यूपाई होगा ना, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपको याद है हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन्वेंट्री वाला, जिसमें हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया था। तो फिर हमारे एक क्लासमेट ने कहा था कि मिस ये तो दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो सिमिलर टास्क कर रहे हैं, राइट? तो व्हाई आर वी हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर सेम टास्क? व्हाई आर वी नॉट गिविंग दिस टास्क टू वन डिपार्टमेंट और बस उसी एक डिपार्टमेंट को चलाया जाए, ठीक है। तो वो जिस डिपार्टमेंट को बंद करने की बात की जा रही थी, दैट इज एन अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। वो डिपार्टमेंट आपको प्रॉफिट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा, उल्टा वो एक तरह से आप ऐसा समझें कि वो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में भले कोई लेबर काम करे या ना करे, फारिग भले बैठा रहे, लेकिन कॉस्ट तो आएगी ना, उसका सैलरी एक्सपेंस तो आएगा ना, ठीक है। तो ये हो सकता है। इवन इट इज पॉसिबल कि आप जो हैं वो रिड्यूस कर दें, रिड्यूसिंग या फिर डाउन साइजिंग द वर्कफोर्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, आप रिड्यूस कर दें नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि मैं लास्ट जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं बस वो एक एग्जांपल या एक ऑप्शन दे देती हूँ कि एक ये भी तरीका है कि हम जिस लोकेशन पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, हम उससे या तो सस्ती लोकेशन पे चले जाएं या फिर स्मॉलर लोकेशन पे चले जाएं, स्मॉलर और चीपर कह लो या अफोर्डेबल कह लो लोकेशन, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से मुझे बताएंगे तो अगर ये क्लियर हो रहा है फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज वील ट्राई टू रीफ्रेज एवरीथिंग एंड आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि मैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में हमारे पास ये तीन ऑप्शंस थे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में हमारे पास एक ये ऑप्शन है जिसको हम रैशनलाइजेशन का नाम दे रहे हैं, और हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज आवर सेकंड ऑप्शन, जिसको हम कह रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स का क्या मतलब? कि आप नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दें, ठीक है, नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दें, जिससे क्या होगा, आपकी डिमांड इनहेंस हो जाएगी, आपकी डिमांड बूस्ट हो जाएगी। लेकिन एक्सपेंसिव होगा ये, क्या चीज? नई प्रोडक्ट को डेवलप करना वुड बी एक्सपेंसिव, उसकी प्रमोशन करना वुड बी मोर एक्सपेंसिव, एंड इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरी बात लिख देती हूँ ताकि इफ यू गाइज आर गोइंग टू राइट इट इन एनी सॉर्ट ऑफ आंसर, सो यू गाइज मस्ट नो कि वो किस तरह से, किस हिसाब से हम लिख रहे हैं, ठीक है। एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। क्लियर हो गया ये सेकेंड वाला पॉइंट भी? Let's move towards the next one. And the next topic is capacity shortage. Capacity shortage क्या होती है? कि आपने अपनी जो 100% कैपेसिटी थी उससे ज्यादा अब आपको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग ओवर कैपेसिटी, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन। ऑपरेटिंग ओवर कैपेसिटी,
ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कैपेसिटी शॉर्टेज। ओके। अच्छा, अब शॉर्टेज, कैपेसिटी शॉर्टेज कब होती है? देखो, कैपेसिटी शॉर्टेज तब होती है जब डिमांड जो है आपकी, दैट इज ग्रेटर देन योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी ज्यादा आपकी डिमांड आ गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपेसिटी शॉर्टेज। अब कैपेसिटी शॉर्टेज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ यार, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑप्शंस, यानी कि अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आ जाता है ना बेटे, वो हमारे पास आता है आउटसोर्स करने का। नाउ व्हाट इज आउटसोर्स? आउटसोर्स कहते हैं जब हम किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अभी आउटसोर्स हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही प्रिसाइजली अगर मैं बात बताऊं तो आउटसोर्स कहते हैं जब आप किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी एक खास काम को करने का। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग रेफर्स टू व्हेन अ बिजनेस hires another, जब हमारा बिजनेस हायर करता है कोई और कंपनी को, अनदर कंपनी, और क्यों हायर करता है? टू परफॉर्म टास्क, नहीं हुजैफा, ओके, परफॉर्मिंग टास्क, मेक प्रोडक्ट्स, और प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ डूइंग देम इंटरनली। ठीक है, आउटसोर्स करना कहते हैं जब आप थर्ड पार्टी को किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। इस चीज को मैंने शायद कि पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप खुद वो काम नहीं करते, आप थर्ड पार्टी को वो काम दे देते हैं। ठीक है, आप थर्ड पार्टी को वो काम दे देते हैं कि यार आप ये वाला काम हमारा कर दें। ठीक है, जैसे आपने कुछ रेस्टोरेंट में देखा होगा कि जो उनकी क्लीनिंग सर्विस होती है वो उनके अपने लोग नहीं होते, बल्कि उन्होंने कहीं और से बुलवाए हुए होते हैं, किसी और एजेंसी के वो लोग होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज आउटसोर्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आप उतने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाते, तो फिर आपने क्या किया? आपने आउटसोर्स कर दिया। यस, आउटसोर्सिंग कुड बी एक्सपेंसिव। ठीक है, आउटसोर्सिंग कुड बी एक्सपेंसिव, बट नंबर वन, अगर आप आउटसोर्स कर देंगे तो आपका काम जो है वो क्विकली हो जाएगा। ठीक है, आप अगर आउटसोर्स कर देंगे तो वो फ्लेक्सिबली हो जाएगा। ठीक है, और आउटसोर्स करने में ऐसा, देखो, अगर मुझे ही वो काम करना है, अगर मेरे पास 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी थी, मुझे 2000 यूनिट्स बनाने थे, अब 1000 तो हो गए, पर बाकी के 1000 यूनिट्स का क्या करूं? उसके लिए मुझे और अपने पास कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी? इनहेंस करनी पड़ेगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई डू नॉट हैव लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। राइट? तो मैं क्या करूंगी? मैं आउटसोर्स करूंगी। क्या आउटसोर्सिंग में भी उतना ही कैपिटल रिक्वायर्ड होगा? नो, no large capital, no large investment is required। ठीक है, लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती हमारे पास। लेकिन जैसे अभी मेरे पास चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमारे पास ड्रॉबैक्स में भी हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं अब, कि मिस, अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो क्या वो एक्सपेंसिव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा एक्सपेंसिव, और हमारे पास इसको हम हायर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? मिस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस डेट पे हमने वो सामान मांगा कि दिस इज द डेडलाइन, क्या उसी डेडलाइन पे हमें वो डिलीवर हो जाएगा? नो, देयर इज नो गारंटी कि हमें उसी डेट पे डिलीवर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट देयर आर, और देयर इज लेस कंट्रोल ओवर डेडलाइंस।
ठीक है, डेडलाइंस पे आपका कोई खास कंट्रोल नहीं है। एंड मिस, कैन वी अश्योर कि हम जो थर्ड पार्टी से सामान मंगा रहे हैं उसकी क्वालिटी परफेक्ट होगी? नो अगेन, हाउ कैन यू से कि आपकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी मैच कर सकती है? तो क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम जीरो होगी, फिर तो मिस अगर एकदम जीरो ही थी तो वाई वर वी इंटरेस्टेड टू आउटसोर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस और फर्म? ठीक है, तो हो ये रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, लेकिन हाँ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि वो क्वालिटी हमें सही ना लगे। हो सकता है कि हमारा कस्टमर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर जाए कि मिस, हमारी जो क्वालिटी थी वो सही, मतलब आपकी जो क्वालिटी थी वो सही थी और अभी जो हम आपने दिए दूसरे यूनिट्स वो सही नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बेटा, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग कि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो पहले तो आउटसोर्सिंग होती क्या है, जब आप थर्ड पार्टी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आपने ये काम करना है, ठीक है। उसके अलावा आउटसोर्स आपको कब करना पड़ता है? जब आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आपकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज क्विक, फ्लेक्सिबल एंड यू डू नॉट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स फॉर इट, ठीक है, क्योंकि एक पूरा मशीन सेटअप करना is an expensive thing as compared to just going somewhere else and asking them for that thing। तो मिस, अब आप मुझे ये भी बताएं कि if there is a large firm, तो फिर वो क्यों जो है उनके पास क्यों लार्ज इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है? वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि डिमांड में हो सकता है कि डिमांड में सडन चेंजेस आ रहे हैं, बट यस, इफ देर इज अ कांस्टेंट थिंग कि भाई हाँ हर साल इस मंथ में हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। So now, if you're still like after 2-3 years of running that business in the same area with the same circumstances, if you are still outsourcing something or anything, तो फिर that is a loss for your business। क्योंकि मैंने क्या बताया फिर कि अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते डेडलाइंस को, और क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इज दैट क्लियर? देन एक ऑप्शन हमारे पास क्या था? आउटसोर्स। आउटसोर्स वाला ऑप्शन को मैंने डिटेल से समझा दिया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास है वो है कि मैं अपनी फैसिलिटीज को एक्सपेंड करूं, ठीक है। मैं अपनी फैसिलिटीज को एक्सपेंड करूं। फैसिलिटीज एक्सपेंड करने का क्या मतलब? लेट मी राइट इट डाउन। एक्सपेंड फैसिलिटीज, यानी कि भाई मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हैं किसी और कंपनी पे, किसी और लोगों पे, तो मैं तो उनसे काम नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। ठीक है, 1,000 यूनिट्स बनाता था, 2,000 की डिमांड आ गई, कोई मसला नहीं है, मैं लार्ज इन्वेस्टमेंट्स कर देता। ठीक है, मैं लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करके काम को जो है वो फारिग करता हूँ और खुद ही करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंड फैसिलिटीज का क्या मतलब है। एक्सपेंड फैसिलिटीज इज व्हेन अ बिजनेस increases its प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है बाय एडिंग मोर फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, बाय एडिंग मोर फिजिकल रिसोर्सेज, वो क्या होता है कि वो उसको एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है एक्सपेंड फैसिलिटीज वाला। सही है। इसके बाद जब हम एक्सपेंड फैसिलिटीज वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर हमारे पास आ जाता है कि इसके भी कोई ना कोई बेनिफिट्स होंगे, कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होंगे। लुक, इफ यू आर एक्सपेंडिंग दोज लाइक योर ओन ऑपरेशंस, सो इट्स इजियर फॉर यू टू कंट्रोल, तो आप कह सकते हैं मोर कंट्रोल।
ठीक है। और मेरे पास अभी अभी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है कि जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव लुक। मिस ये तो लॉन्ग टर्म में अचीव होगा, यस ये तो लॉन्ग टर्म में होगा, तो हमारे पास हेडिंग में कहीं नहीं लिखा बेटे कि ये शॉर्ट टर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इवन इसका ये भी बेनिफिट कंसिडर कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म अचीवमेंट या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि आपको आगे जाके भी ये फायदा देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मिस इसमें ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये बहुत स्लो है। हम पूरी देखिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी मशीन लेकर आनी है, कहाँ रखनी है, कैसे चलानी है, एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन करना है। सो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसीजर, राइट। तो हम इसको कहेंगे कि इट इज स्लो टू इम्प्लीमेंट। ऑल राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल आ रहा है जहन में तो पूछिए। और अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप शो कर दें। तो हम एक समरी इसकी देखेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द अदर टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन टू द समरी, यानी कि अब तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है हम एक बार उसको देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तब कहते हैं जब आप बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, लेकिन ये रिस्की हो जाता है, यानी कि ये प्रॉब्लमैटिक बात हो जाती है। हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कब प्रॉब्लमैटिक होता है, जब आप 100% रीच कर देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लमैटिक है, क्यों प्रॉब्लमैटिक है, ऊपर हमने उसके ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होती है, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमारे पास होती है, उसका क्या सिनेरियो होता है। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आप बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं, इट्स वेस्टफुल एंड कॉस्टली। ठीक है, ये महंगा भी होता है या पड़ता है। ओके, देन वी हैव लर्न अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स, और यू कैन से बहुत ही प्रिसाइजली हमने आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो कि अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग कहते हैं कि एक बहुत ही जल्दी हमने अपने किसी मसले को, किसी कस्टमर की डिमांड को पूरा कर लिया, क्योंकि हमारे पास क्या थी, शॉर्टेज थी। तो मिस किस चीज़ की शॉर्टेज थी, इट कुड बी अ शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी, मतलब अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज थी। उसमें हमारे पास लेबर भी आ सकता है, हो सकता है मेरे लेबर अवेलेबल नहीं था। उसमें मेरे पास स्पेस भी आ सकता है, हो सकता है मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, और फिर आउटसोर्सिंग के बाद हमने एक्सपेंशन पढ़ा। एक्सपेंशन में ये पढ़ा कि आप अपनी फैसिलिटीज को बढ़ा लें। आप एक वेयर हाउस है तो दो वेयर हाउस स्टार्ट कर लें। ठीक है, इसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन डिटेल अभी तक। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। अभी हम उसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और हम उसको पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब ये आउटसोर्सिंग जो है ना, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं काफी ज्यादा डिटेल कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। देखो, फर्स्टली आउटसोर्सिंग इज व्हेन यू हायर अनदर बिजनेस टू वर्क दैट कुड बी डन इंटरनली। ठीक है, वो काम जो इंटरनली हो सकता था, विद इन द बिजनेस हो सकता था, उसके लिए आपने क्या किया, आपने किसी और को हायर किया। तो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन एंड आई वांट यू गाइस टू कीप ऑन राइटिंग विद मी। अनदर business to do work that could be done internally. Once we are done with this class, I'll be asking each of you to submit me these notes that you have made. ठीक है, so make it in a way कि वो मुझे भी पढ़ने में आए। सही है।
गूगल क्लासरूम पे एक असाइनमेंट पोस्ट करूंगी एंड यू हैव टू स्कैन ऑल दोज नोट्स एंड अपलोड इट ऑन दैट। ठीक है, सो आई कुड एक्नॉलेज दैट। अच्छा, अब आउटसोर्सिंग में हमारे पास यही आ रहा है कि आप किसी और बिजनेस को जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन हम आउटसोर्स करते क्यों हैं? वाई डू वी आउटसोर्स थिंग्स? ठीक है, हम हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम जो है वो आउटसोर्सिंग की तरफ जाएं? वाई वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि हम आउटसोर्सिंग की ही तरफ क्यों जा रहे हैं? हम किसी और चीज पे क्यों नहीं जा रहे? सो लेट्स टॉक अबाउट वाई आउटसोर्सिंग। ठीक है, हम आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आउटसोर्सिंग इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैसे है? आउटसोर्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे है हमारे पास कि आप बहुत इजीली अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि आपने ये काम करके देना है। ठीक है, और देखो, सबसे स्पेशल बात या सबसे खास बात तो हमारे पास ये आ जाती है कि आपको एम्प्लॉय की कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि अलग से तनख्वाहों का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अलग से उनको ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आपने ये काम किसी और को ही दे दिया। So you can say that there is no long-term employment contract. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि वी डू नॉट हैव एनी ड्रॉबैक्स ऑफ आउटसोर्सिंग। वी डू हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ आउटसोर्सिंग, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन व्हाई बिजनेस कुड आउटसोर्स। ठीक है, तो हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजों की ही बात करेंगे कि क्योंकि अगर नुकसान किसी बिजनेस को दिख रहा होगा तो वो कभी आउटसोर्स नहीं करने का सोचेगा। ठीक है, सो नो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड can increase or reduce outsourcing, can reduce outsourcing depending on demand। अब ये वाला सिनेरियो नहीं समझ आया, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपने तो ऑर्डर दे दिया। भाई देखें, वो कंपनी तो एक सर्टेन काम कर रही है, आपने उसको उसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, कि भाई मुझे इतने यूनिट्स चाहिए। तो मिस, क्या मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं हर महीने इतने ही यूनिट्स लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं अगले महीने अपनी यूनिट्स कम करवा सकता हूँ कि मुझे इस महीने इतने यूनिट्स नहीं चाहिए? बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है, ये इलीगल नहीं कंसिडर किया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है सबको? फिर अगर आप आउटसोर्स करवा रहे हैं तो फिर बिजनेस अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकेगा। कोर एक्टिविटीज मींस जो उसका मेन एम है वो उस पे फोकस कर सकेगा। ठीक है, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। ओके, देन जब आप आउटसोर्स करवा रहे होंगे तो आप एक तरह से रिसोर्सेज को फ्री कर रहे होंगे। लेकिन बस क्या वो फ्री करने का मतलब एकदम फारिग कर देना है कि बस अब हम जो है वो उनको नहीं कंसिडर करेंगे या हम उनको बिल्कुल बेकार छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है फ्री अप रिसोर्सेज। ठीक है, फ्री अप रिसोर्सेज का मतलब ये होता है दैट यू आर सेविंग, और यू आर सेविंग सम स्पेस, यू आर सेविंग स्टाफ टाइम, यू आर सेविंग सम इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो मेन ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा हम सेव कर रहे हैं, एक होता है हम जाया कर रहे हैं। ठीक है, सेव करना अलग बात है कि वो बाद में हम यूज कर सकते हैं, जाया करना एक बिल्कुल अलग बात है कि बस एक बार वो चीज खत्म हो गई तो फिर अब वो वापस नहीं आने वाली। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर चल रही हैं आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट में? सो आई कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ आउटसोर्सिंग, बिकॉज आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अभी जहन में इतने सवाल होंगे कि आउटसोर्सिंग के तो बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को हम अब पढ़ लेते हैं, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो। जरा मुझे जल्दी से बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर सो फार? ओके, परफेक्ट। अच्छा, वाई आउटसोर्सिंग के बाद अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम्स की जानिब, कि अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं
तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम तो जॉब लॉसेस है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास जॉब लॉसेस आ रही है। अगर हमें एक काम कोई तीसरा बंदा करके दे रहा है तो हम उस डिपार्टमेंट को रखेंगे ही क्यों अपने बिजनेस में? ठीक है, हाँ ये आप कह सकते हैं मिस अपने बिजनेस में रखेंगे तो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वो काम किसी तीसरे से करवा ही रहा हूं तो फिर क्या ही जरूरत है? तो जॉब लॉसेस एक आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जो कि रेयरली आप कंसिडर करते हैं। मैं दोबारा ये बात समझा दूं कि ये हम रेयरली क्यों कंसिडर करते हैं। देखो याद रखो कि आपको डिमांड जो थी वो आप शुरू से मतलब आपकी जो कैपेसिटी थी वो 1000 यूनिट्स की थी, ठीक है। पर आपने 2000 यूनिट्स का आपके पास डिमांड आ गई। ठीक है, तो वो जो 1000 यूनिट्स हैं वो कौन बना रहा है? वो तो आपकी अपनी कंपनी के ही वर्कर्स बना रहे हैं ना। वो तो आपकी की कंपनी के ही वर्कर्स बना रहे हैं। और मिस बचे हुए जो 1000 यूनिट्स हैं वो कौन बना रहा है? वो आप आउटसोर्स कर रहे हैं बेसिकली। वो है आउटसोर्सिंग आपकी। ठीक है, समझ आ रही है? दैट इज योर आउटसोर्सिंग। तो आप इसको मैं रेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लोग अनएम्प्लॉयड थोड़ी हो रहे। ये तो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम इसको कहेंगे क्वालिटी इश्यूज या क्वालिटी कंसर्न्स। ठीक है, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, वी कुड फेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स एज वेल। हमारे पास इवन सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क हमारे पास कब होगा? ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और पकवान हाउस से बिरयानी बनवा ली तो सिक्योरिटी रिस्क हो गया। सिक्योरिटी रिस्क पर्टिकुलरली जो मैं बात करूंगी वो मैं तब करूंगी जब हमने किसी आईटी सर्विस के लिए आउटसोर्स किया। ठीक है, जिसको हम बहुत ही अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो हम कह सकते हैं रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच या फिर ब्रीचेस। कि हो सकता है कि हमारा डेटा जो है वो चोरी कर लिया जाए, हो सकता है हमारे डेटा को मिसयूज किया जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर विद आउटसोर्सिंग। दैट मीन्स अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। और अगर हम और अगर कोई बिजनेस जो है वो कुछ देख के आउटसोर्स कर रहा है तो वो ये बेनिफिट्स हैं जिनको वो कंसिडर कर रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी ऑफ यू? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? The chat box is open. Okay, let's just, since we are done with this chapter, I want you guys just tell me if everything is clear so far, ताकि हम फिर अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन कोई डिस्कशन है तो उस पर हम बात कर लें। अगर नहीं है सो वी कुड एंड दिस क्लास। ठीक है। ओके, आई बिलीव यू ऑल हैव योर रिसोर्स पैक विद यू, राइट? रिसोर्स पैक में जो हमारा नॉलेज कैपिटल की बुकलेट है वो आपके पास होगी। यू कैन ओपन अप दैट बुकलेट। इट्स जस्ट लास्ट 5 मिनट्स और मुझे चाहिए। ठीक है, 5 मिनट से भी कम में वी विल बी रैपिंग इट अप। ओके, अच्छा, इन योर दिस बुक ओपन पेज नंबर 135 और 135 को गो थ्रू करो अभी। लाइक दैट इज योर होमवर्क टू जस्ट गो थ्रू दिस इंटायर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड आस्क मी वेयर एवर यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मिस मुझे ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कैलकुलेट करूंगा, आस्क मी बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट in which there are some questions जो आपसे पूछेगा to calculate capacity utilization, जो आपसे पूछ सकता है to comment according to whatever the response is। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करें कि ठीक है this is how और what the capacity utilization rate is। तो फिर अब बताओ कि क्या आपका आंसर आएगा। ठीक है, और जो भी आपका रेट का आंसर है उस पर आपको कमेंट करना होगा कि व्हाट डज दिस आंसर एक्चुअली रेफर्स टू। ठीक है, वो आंसर आपको क्या बता रहा है पर्टिकुलरली। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। दिस इज योर असाइनमेंट।
टू जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें पढ़ेंगे और चीज़ों को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू हैव माय नंबर, वी कैन डिस्कस इट ओवर देयर। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।